नमस्कार। खबर इस वक्त की। कल्याण सिंह का अस्थि कलश लेकर अयोध्या पहुंचे परिजन। थोड़ी देर में अस्थियों को यहां पर प्रवाहित करेंगे। राजवीर सिंह के साथ बीजेपी के कई और नेता भी हैं और यहां कुछ ही देर में सरयू में प्रवाहित करेंगे अस्थि कलश को। और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी लखनऊ पहुंची हैं। ये तस्वीर इसकी एयरपोर्ट से पार्टी दफ्तर रवाना की गई है। 2 दिन तक लखनऊ में रहेंगी प्रियंका गांधी। मिशन 2022 की तैयारी पर करेंगी चर्चा। 2 दिन तक पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं से करेंगी बैठकें। प्रियंका गांधी के लखनऊ पहुंचने की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। 2 दिनों के लिए लखनऊ के दौरे पर प्रियंका गांधी। कार्यकर्ताओं के साथ बैठकों का है कार्यक्रम। गांधी उत्तर प्रदेश के दौरे पर पहुंच चुकी हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंची हैं और यहां से वो आज से अपने 3 दिवसीय यूपी दौरे का शुभारंभ करेंगे। ऐसे में हमारे साथ प्रियंका जी मौजूद हैं, उनसे बात करें। मैम, क्या एजेंडा रहेगा यूपी दौरे को लेकर? क्या रहेगा? अभी तो मैं कार्यकर्ताओं से मिलने आई हूँ और अपनी जो इंटरनल मीटिंग्स है वही ज्यादातर करने आई हूँ। जैसा कि आपने सुना कि प्रियंका गांधी यहां पर पहुंची हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त प्रियंका गांधी लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंची हैं, जहां से इनका काफिला अब सीधे रवाना होगा और प्रियंका गांधी सीधे लखनऊ स्थित शीला आवास की कोठी पहुंचेंगी और उसके बाद उत्तर प्रदेश के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगी। इस दौरान प्रियंका गांधी ने बताया कि वो यूपी दौरे को लेकर जो चुनाव की तैयारी है उसको लेकर उत्तर प्रदेश के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगी और मिशन 2022 की रणनीति बनाएंगी। हमारे साथ प्रियंका जी। और बीएसपी अध्यक्ष मायावती का लगता है मूर्तियों और माफिया दोनों से मोहभंग हो गया है। एक दिन पहले मायावती ने कहा कि अगर आगे सत्ता में आई तो मूर्तियों और पार्क से तौबा करूंगी और सिर्फ विकास पर फोकस करूंगी। वहीं आज मायावती ने माफिया मुख्तार अंसारी और उनके भाई अफजाल अंसारी को पार्टी से निकालने के संकेत दे दिए हैं। बीजेपी कह रही है कि योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति से बाहुबलियों में हड़कंप मचा हुआ है। अब दागियों, माफिया और बाहुबलियों को पनाह लेने के लिए समाजवादी पार्टी के साथ एआईएमआईएम भी नया लॉन्चिंग पैड मिला है। बीजेपी ने कहा है कि बाहुबली कभी एसपी तो कभी बीएसपी का दामन थामते रहे हैं और अपनी जान बचाते आए हैं। समाजवादी पार्टी हो चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, ये सत्ता में फायदा लेने के लिए किसी को भी अपने दल में शामिल कर लेते हैं और जब उनका उपयोग खत्म हो जाता है तो उनसे किनारा कर लेते हैं। अंसारी परिवार हो या अतीक अहमद का परिवार हो, ये कभी समाजवादी पार्टी में चले जाते हैं, कभी बहुजन समाज पार्टी में चले जाते हैं। और जनता समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों को समझ चुकी है कि किस तरह से अपराधी, गुंडे और माफिया इन पार्टियों में स्थान पाते रहे हैं। चुनाव में हर राजनीतिक पार्टियां रणनीति अपने अपने हिसाब से बनाती हैं। किसको वो पार्टी में शामिल करेगी, किसको पार्टी में शामिल नहीं करेगी, ये पार्टी का अपना व्यक्तिगत मामला होता है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने इस बार तय कर लिया है कि 2022 के चुनाव में वो समाजवादी पार्टी को आशीर्वाद देगी और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से उखाड़ फेंकेगी। कि अब आगे 5वीं बार जब बीएसपी के नेतृत्व में सरकार बनेगी तो मेरी पूरी ताकत अब ये स्मारक, संग्रहालय, मूर्ति या पार्क आदि बनाने पर नहीं लगेगी, बल्कि मेरी पूरी ताकत उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर है उसको बदलने में लगेगी। मनीष शुक्ला बीजेपी के प्रवक्ता, अरविंद जयतिलक वरिष्ठ पत्रकार और अनुराग भदौरिया प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, सतीश प्रकाश बीएसपी के समर्थक मेरे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले सतीश प्रकाश जी, अच्छी बात है ये कि राजनीति में अपनी गलती स्वीकार करना और उसको ठीक करना, वो भी पब्लिक में आकर सामने कह करके, बहुत कम दिखता है। मायावती जी वो कह रहे हैं अब मूर्तियां नहीं बनाऊंगी और अब माफिया को पार्टी में नहीं रखूंगी। देखिए अजय जी, स्मारक बनाना बहुजन समाज पार्टी की गलती नहीं है, उसको आप गलत तरीके से पेश कर रहे हैं।
स्मारक बहुजन समाज पार्टी ने बनाए। अपने समाज के जो दलित महापुरुष हुए हैं वो आज भी हमारे लिए श्रद्धा सुमन है। हमने सिर्फ ये कहा कि अब हम सिर्फ स्मारक की बात नहीं करते, हम उत्तर प्रदेश के अंदर जो तमाम हॉस्पिटल्स बनाएंगे और आधुनिक कॉलेजेस बनाएंगे, मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, उत्तर प्रदेश को आधुनिकीकरण के लिए जो भी संभव हो सकेगा वो हम सब काम करेंगे। स्मारक बना करके हमने ये सिद्ध किया। देखिए हमको सत्ता 4 बार मिली, हमने सत्ता का सदुपयोग किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। उत्तर प्रदेश क्यों तौबा कर रही है? देश के दलितों को जो है स्मारक चाहिए थे। अरे खुद कह रही हैं, खुद मायावती जी ने कह दिया है कि अब सत्ता में आई तो अब मूर्तियां नहीं विकास पर फोकस होगा। सुनिए, आप अजय जी चीजों को गलत तरीके से पेश ना करें। हमने ये कहा कि जितने स्मारक बहुजन समाज पार्टी को बनाने थे, बहुजन समाज पार्टी स्मारक बना चुकी है। अब और माफिया का क्या? माफिया को भी तो तौबा अब निकाले जा रही है ना, अंसारी बंधुओं को पार्टी से बाहर कर रही है ना। सरदार पटेल के नाम पर आपने 3,500 करोड़ रुपए खर्च किए, शिवाजी जी के नाम के ऊपर 3,500 करोड़ रुपए खर्च किए। और देखिए हमने सिर्फ स्मारक नहीं बनाए, मुगल काल के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर बहन जी के कार्यकाल में जो स्मारक बनाए गए वो स्थापत्य कला का बहुत बड़ा नमूना है। मुगल के रास्ते चलना चाह रहे हैं क्या? अपनी कला चमकाने का मौका दिया हमने। कोई चीन से मुगलों के रास्ते चलना चाह रहे हैं क्या? की तस्वीर बनानी पड़े तो चीन से बनवा के नहीं मंगाए, हमने यही भारतीय कलाकारों के साथ उनकी कला को। अरे मान लीजिए ना, कितनी अच्छी बात तो बहन जी कह रही हैं कि जो गलतियां हुई अब नहीं गलती करूंगा, आप क्यों पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं? चलिए अनुराग भदौरिया अनुराग भदौरिया जी, तो अब बीजेपी कह रही है कि चलिए बहन जी तो तौबा कर रहे हैं माफियाओं से, अब क्योंकि नया लॉन्च पैड मिल गए हैं दो, एक तरफ समाजवादी पार्टी, एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी AIMIM। देखिए सवाल ये नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को इस बात का डर सताने लगा है, उनकी नींद उड़ गई है कि जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने उनका साथ छोड़ दिया है, इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता की बात देखो नहीं कर रहे हैं। अब मैं आपसे सवाल पूछूं कि 100 से ज्यादा बच्चों की मौतें हो गई, वो ज्यादा जरूरी बात थी कि कौन किस पार्टी में जा रहा है? ये ज्यादा चिंता की बात है। मैं आपसे ही पूछ लेता हूं, ये ज्यादा चिंता की बात है कि यहाँ पे कोविड काल से लोगों की मौतें हुई और कहते हैं एक की भी नहीं हुई? ये ज्यादा चिंता की बात है कि जब कोविड काल में लोगों की मौतें हो रही थी तब इनके मुख्यमंत्री लोगों को धमका रहे थे कि भाई अगर कोई यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी की बात करेगा, बेड की कमी की बात करेगा तो उसमें उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर देंगे, वो उसकी संपत्ति कुर्क कर लेंगे। तो सवाल इस बात का है, क्या अगर ऑक्सीजन की कमी की बात अगर हम उठाएंगे तो उसके बाद संपत्ति जब्त होने लगेगी? तो ये माफिया उत्तर प्रदेश का कौन है? सबसे पहले बता दीजिए, गुंडागर्दी की भाषा उत्तर प्रदेश के अंदर कौन इस्तेमाल कर रहा है? कौन उत्तर प्रदेश के अंदर के विधानसभा में कहता है कि आपने माँ का दूध पिया है? तो बताओ कौन उत्तर प्रदेश का मंत्री है जो बलिया में खड़ा होकर ये भाषा का इस्तेमाल करता है कि आदरणीय अंबिका चौधरी की माँ बहन की बात कौन करता है? मैं पूछना चाहता हूँ, इसके बारे में चर्चा क्यों नहीं होगी? यहाँ बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही, दिन दहाड़े बेटियों को गोली मारी जा रही, इस पे चर्चा क्यों नहीं होगी? इसीलिए तो कह रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ, चर्चा क्यों नहीं होगी? किसान आपके लिए माफिया, गुंडे, बदमाश ये नहीं है क्या मुद्दे? मनीष शुक्ला जी जवाब दीजिए। घर के चिराग उजड़ रहे हैं, चिराग, बच्चों की मौत। ठीक है, जब अब अनुराग जी आपके सवाल पूछे, मनीष जी से जवाब ले लो। अजय जी, यस आपके सवाल, मनीष जी। देखिए अजय जी अब मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी को सुश्री मायावती जी निकाल दें या अखिलेश यादव जी ले लें, इन दोनों पार्टियों के चेहरे बेनकाब हो चुके हैं कि बिना अपराधियों और माफियाओं के सहारे इनकी पार्टी नहीं चल सकती। तो 2009 के इलेक्शन में भी मुख्तार अंसारी को वाराणसी से बीएसपी ने लड़ाया था, बाद में वो निकल गए थे, फिर उनकी एंट्री हो गई, उनके भाई को 17-19 में टिकट दिया मायावती जी ने। तो ओवरऑल इनके बारे में उत्तर प्रदेश की जनता भी जानती है, देश की जनता भी जानती है कि इनके ब्रांड एम्बेसडर अपराधी ही हो सकते हैं। अभी एक साथी हमारे कोरोना की चर्चा कर रहे थे, कोरोना में जब पूरी सरकार और जनता कंधे से कंधा मिलाकर उस विभीषिका से लड़ रही थी तो अखिलेश यादव वैक्सीनेशन ड्राइव के खिलाफ बोल रहे थे, कह रहे थे कि नहीं वैक्सीन मत लगवाइए। इनके विधायक कह रहे थे जो वैक्सीन लगवाएगा वो नपुंसक हो जाएगा। और अभी माँ बहनों की इज्जत का हवाला दे रहे थे अनुराग भदौरिया जी। हम तो उस दल के लोग नहीं हैं जो कहते थे लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है और गलती हो जाएगी तो फांसी पे चढ़ा दोगे। ये इनकी नीति थी, इनके सिद्धांत थे। किस तरीके से मुजफ्फरनगर में दंगे होते थे, किस तरीके से जवाहर बाग में गोलीबारी होती थी पुलिस के संरक्षण में। तो
पूरी समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी एक ही थाली के छट्टे बट्टे हैं लोग। ये अपराध, अपराधी, माफिया के बिना इनका एक दिन भी रहना संभव नहीं है। ठीक है, ठीक है, ओके। अरविंद जयतिलक जी, अनुराग जी आऊंगा दोबारा, वक्त रहा तो अरविंद जी से मैं जरा पूछ लूं। अरविंद जी, अगर आज मायावती जी ये कह रही हैं कि मैं अंसारी बंधुओं को बाहर पार्टी से करूंगी, ऐसा करती हैं, योगी इंपैक्ट माफियाओं के खिलाफ जो कार्रवाइयां हुई हैं उसका असर, राजनीति का एजेंडा बदल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल अजय जी, राजनीति में धारणाओं का बहुत महत्व होता है और धारणाओं के बूते ही राजनीतिक दल सत्ता का संधान भी करते हैं और सत्ता से बेदखल भी हो जाते हैं। यह किसी से छिपा नहीं है कि जो मौजूदा भाजपा की सरकार है वो अपराधियों को लेकर के सख्त है और कहीं ना कहीं जो है वो पैरामीटर जनता के बीच बना है कि यह सरकार चाहे अन्य मोर्चों पर चाहे जो स्थिति हो, लेकिन अपराधियों को लेकर के पूरी तरह से उसकी नीति स्पष्ट है। अब चूंकि मायावती जी को लगता है कि अगर इस पैरामीटर को अगर छूना है तो अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी होगी। वैसे भी 2017 के चुनाव पर आप नज़र डालें तो केवल 12 सीटें पूर्वांचल से मायावती जी जीती हैं। उन्हें लगता है कि अब इससे खराब स्थिति होनी नहीं है, लेकिन अगर वह मुख्तार को या उनके परिवारीजनों को अपनी पार्टी से बाहर कर देती हैं तो एक बहुत बड़ा जो संदेश जाएगा। और वो कह भी चुकी हैं कि जैसे मूर्तियां हैं, स्मारक हैं, यानी उनका कहने का सीधे संदेश है कि उनका पूरा जो फोकस है विकास पर केंद्रित रहेगा। और इसमें अगर वो मुख्तार को बाहर निकालती हैं, उनके परिवारजनों को निकालते हैं, तो निस्संदेह जो है उनके ऊपर जो हमले होते रहे हैं माफियाओं को संरक्षण देने के, उससे वो बचेंगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पूर्वांचल में माना जाता है कि करीब 25-30 सीट ऐसी हैं जहां पे मुख्तार अंसारी के परिवार का दबदबा है, लेकिन यह भी जानना जरूरी है कि मायावती जी इस चीज़ को समझ चुकी हैं कि इसके चलते सांप्रदायिक ध्रुवीकरण भी होता है जहां उन्हें बहुत अधिक नुकसान भी होता है। यानी मुख्तार को साथ रहने से मायावती जी को बहुत फायदा अब नहीं होता दिख रहा है और इस चीज़ को भली भांति समझ चुकी हैं। और इस नाते जो है इनको बेदखल करके, एक वक्त था 1996 में सबसे पहले अपने ही कंधे पर बैठा करके मुख्तार अंसारी को उन्होंने विधानसभा भेजा था, 2010 में निकाला, अब जो है फिर एक नया प्रयोग कर रही है। और मुझे लगता है कि आपने बिल्कुल सही कहा कि राजनीति का कलेवर बदल रहा है और मायावती जी जो है उस कलेवर को एक नए रंग रूप में जो है साज सज्जा कर करके 2022 के मैदान में उतरना चाहती है। एब्सोल्युटली सतीश प्रकाश जी, मैं यही कहना चाह रहा था कि राजनीति का एजेंडा बदल रहा है। अब प्रतीकों से या फिर माफियाओं से बात नहीं बनेगी, बाहुबल से बात काम नहीं चलेगा, लोग काम पर वोट देते हैं। नहीं, हम भी तो ये कह रहे हैं अजय जी, तमाम मोदी सीरीज के जो आर्थिक भगोड़े वो कहीं ना कहीं उनका बीजेपी से संबंध है। पश्चिम बंगाल के तमाम वे लोग जो बीजेपी में सिर्फ इसलिए आते हैं कि उनके आर्थिक अपराध को खत्म किया जा सके। एक ही रात में शरद पवार जी के भतीजे अजीत पवार एक रात बीजेपी ज्वाइन करते हैं और एक ही रात में अपराध मुक्त हो जाते हैं। बिल्लारी के वो कोयला घोटाले के बंधु बीजेपी से बाहर रहते हैं, आर्थिक अपराधी होते हैं, बीजेपी के अंदर आते हैं, आर्थिक अपराधी खत्म हो जाते हैं। हेमंत बिस्वा अगर बीजेपी में नहीं होते हैं तो वो कहीं ना कहीं अपराधी होते हैं, बीजेपी के अंदर आते ही अपराध मुक्त हो जाते हैं। आपके पास वो नई डिटर्जेंट नहीं मिला आपको? पूर्वांचल के योगी जी को समझाइए ना, बताइए ना, तमाम जो अपराधी है आज बीजेपी तो बीएसपी भी उसी डिटर्जेंट का इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर किसी अपराधी को संरक्षण चाहिए उसको बीजेपी ज्वाइन करना पड़ेगा। बहुजन समाज पार्टी का ये रिकॉर्ड है। अजय जी सुनिए, हम किसी अपराधी से समझौता नहीं करते, अपराध से समझौता नहीं करते, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश। क्या बात कर रहे हैं सतीश प्रकाश जी? तो आप समझौता नहीं करते हैं तो फिर अब तक क्यों रखे हुए थे बताइए, और क्यों अब निकाल रहे हैं इन लोगों को? सुनिए 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 अजय जी, अतीक अहमद से लेकर भाई ये निकाल कहाँ रहे हैं? वो लोग इनको लात मारकर चले गए सपा में उनके एक भाई, तो इनकी मजबूरी है। मैं यही तो कह रहा हूँ, ये कोई बदलने वाले लोग नहीं है, ये तो एनएचआरएम घोटाले के आरोपी लोग हैं। ये लखनऊ की सड़कों पर सीएमओ को मरवाने वाले लोग हैं। ये इनकी सरकार में 22 मिनिस्टर्स लोकायुक्त जांच के घेरे में थे। अखिलेश यादव की सरकार ने लोकायुक्त जांच किया, लेकिन फिर दोनों में गठबंधन हो गया कि तुम मुझे बचाओ मैं तुम्हें बचाऊं, और लोकायुक्त ने
सीबीआई जांच की जब सिफारिश की तो अखिलेश यादव ने उसको विजिलेंस जांच कर दिया। गलत बात तो ये दोनों एक ही थाली के अनुराग जी आ रहा हूँ आपके पास आ रहा हूँ। ये अपराध, भ्रष्टाचारी, माफिया, ये सभी मुद्दों पर एक है, सभी मुद्दों पर एक है। सामने है। अब मुख्तार अंसारी के भाई समाजवादी पार्टी में चले गए, तो अब तो आप समाजवादी पार्टी में चले गए मुख्तार अंसारी के अनुराग जी। भाई। अरे अनुराग जी, तो अब मजबूरी क्या है? अरे अनुराग जी, ये बात है तो बता दीजिए। मतलब ये निकाल रहे आप ले रहे अपने पास। की बात कर रहा था यहाँ पे, कोविड काल में लोगों की मौत की बात कर रहा था। अरे तो माफिया की बात नहीं होगी क्या? माफिया बड़े अच्छे होते हैं क्या? माफिया को आप पार्टी में रखेंगे और सवाल नहीं उठेंगे क्या? गजब करते हैं आप तो। माफिया पर जवाब दीजिए ना, गुंडों पर जवाब दीजिए ना, भू माफिया पर जवाब दीजिए ना। क्यों रखेंगे आप पार्टी में इनको? बच्चों की मौत पे बताओ, बच्चों की मौत पे बताओ, बच्चों की मौत पे बताओ, तो वो चुप हो जाता है बीजेपी का प्रवक्ता। मतलब बच्चों की मौत होते रहे, समस्या नहीं है हमारे उत्तर प्रदेश की। बच्चे मरते हैं तो मरने दो, ये हमारी अरे गुंडे बदमाश तो अपने हाथ से काटते हैं लोगों को, गोलियों से छलनी करते हैं, ये इतिहास है। अरविंद जयचंद्र जी को बोल दे तो सारा किस्सा बता देंगे आपको। अच्छा, मैं पूर्वांचल से लेकर पश्चिमांचल तक क्या होता रहा है पूरे यूपी को पता है। आप उसकी बात नहीं करेंगे। अजय जी, मुख्तार अंसारी को मुद्दे का जवाब दीजिए। किसने बड़ा किया? मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव, अखिलेश यादव ने बड़ा किया। अतीक अहमद के ऊपर किसने हाथ रखा? समाजवादी पार्टी ने हाथ रखा। देखिए तो इन तस्वीरों को देखिए, देखिए तस्वीरों को आप, अनुराग जी खुद समझ में आ जाएगा। निकाला गया। आप ईमानदारी से बोलेंगे तो आपको भी डर लगता होगा इन तस्वीरों से जो दिखाई दे रहा है। मुख्तार साहब की तस्वीरें, आपको भी डर लगता होगा, मुझे लगता है डर। और मुलायम सिंह यादव चीफ मिनिस्टर थे उस समय। ये जो जब वीडियो चला रहे हैं, मुख्यमंत्री में मऊ दंगे के समय का वीडियो है, और अपने ऊपर से शहर में कर्फ्यू लगा हुआ था और खुली जिप्सी में राइफल के साथ गोली मारी जा रही है। मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के करीबी से मौतें हुई हैं। लोगों तो क्या को सरकार डरा रहे थे, सरकार तो ये इनके ब्रांड कर रही थी, एम्बेसडर कह रही थी ऑक्सीजन की कमी की उत्तर कोई बात प्रदेश की करेगा जनता उसमें हम जानने एफआईआर देख कर ले देंगे, उसमें हम कि संपत्ति 2006 जब्त की कर लेंगे। तस्वीर और कोविड काल से लोगों की मौतें हो रही थी और आप धमका रहे थे लोगों को कि ऑक्सीजन की कमी की कोई बात करेगा तो उसके ऊपर एफआईआर हो जाएगी। कि मुख्तार हमारे तो क्या है? ये आतंकवादी जैसा माहौल नहीं तो क्या है? ये कोविड काल में लोगों की मौतें हो और आप लोगों के परिवारजनों को ये भी कहो। अरविंद जयतिलक जी जल्दी से एक बात समझा दीजिए, क्यों इन सियासी दलों में दीवानगी है ऐसे माफियाओं को लेकर कि नहीं उनको हटा सकते, डिफेंड करने पर मजबूर है। लेकिन सरकार चुपचाप है, कुछ बोलने को तैयार नहीं। बिल्कुल अजय जी, देखिए खलनायकों की लोकप्रियता का फंडा सिर्फ फिल्मों में ही नहीं चलता है, सियासत की दुनिया में भी खूब चलती है। यही कारण है कि जो है अपराधियों को, गुंडे जो है, मवाली जो है, समाज को डराने वाले, इनको जो है टिकट दिया जाता है। यही वजह है कि आज उत्तर प्रदेश विधानसभा में 403 सीटों में 143 सीटें जो है उस पर क्रिमिनल चार्जेज के लोग हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि याद होगा आपको, अभी कुछ महीने पहले जो है उत्तर प्रदेश के एक रिटायर्ड पुलिस के अधिकारी ने खुलासा किया था कि मुख्तार अंसारी गाजीपुर जेल में तालाब खुदवाया था, बैडमिंटन का कोर्ट बनवाया था, किस तरह उसकी हनक चलती थी। याद यह भी होगा कि एक डिप्टी एसपी को इस्तीफा देना पड़ा था क्योंकि एक मिलिट्री के भगोड़े था जो उसका राइफल को लेकर के जो मुख्तार अंसारी से बातचीत हुई थी और किस तरह से मामला आया था, कार्रवाई नहीं हुई थी। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में 2017 में केवल 18 सीटें मिली है, 156 सीटें में केवल 18 सीट। अब इसको लगता है कि अगर हम जो है इस मुख्तार अंसारी के परिवार से अगर साठगांठ कर लेते हैं, राजनीतिक समझौता कर लेते हैं, तो उस कंधे पर सवार होकर के जो है मुस्लिमों के साथ तारतम्य में जोड़ करके एक अच्छी लड़ाई को हम शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन याद रखना होगा कि इस तरह के जो प्रयोग होते हैं बार बार सफल नहीं होते हैं, क्योंकि जनता जो है काफी कुछ आगे निकल चुकी है और उसके लिए आज विकास जनता और राजनीति महत्वपूर्ण होता जा रहा है। बिल्कुल, वक्त इतना ही था अरविंद जी। जनता जाति की राजनीति से आगे निकल चुकी है, जनता इस माफियाओं, गुंडों, बदमाशों की राजनीति से आगे निकल चुकी है। अब जनता को काम चाहिए। हर शरीफ आदमी बंदूकों से डरता है। अरे बंदूक तो तालिबानी लेकर घूमते हैं, सत्ता कायम करते हैं। यहां लोकतंत्र है जनाब, लोकतंत्र बने रहने दीजिए। शुक्रिया आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। जारी है खबरों का सिलसिला।